स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ऑयल पेस्टल के मीडियम की कुछ बेसिक्स बताऊंगा। ऑयल पेस्टल एक ऐसा मीडियम है कि जिससे आप बहुत पेंटरली काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेंटिंग में इंटरेस्ट है उन्हें कलर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ऑयल पेस्टल में ज़रूर काम करना चाहिए। किसी भी आर्ट मेकिंग मीडियम का एक अपना ख़ास कैरेक्टर होता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। किसी भी आर्ट मीडियम के अंदर दो बहुत क्रूशल कंपोनेंट्स होते हैं। एक पिगमेंट जिससे उसके अंदर रंग आता है और दूसरा बाइंडर जो कि के पिगमेंट को होल्ड करके रखता है। डिफरेंट आर्ट मीडिया के अंदर पिगमेंट और बाइंडर की प्रोपोर्शन डिफरेंट होती है। अगर आप कभी ड्राई पेस्टल में काम करें तो आप देखेंगे कि काम करते करते वो कलर जो है वो आपके हाथ पे भी लगता जाता है और साथ साथ फैलता भी जाता है। उसकी निस्बत अगर आप वैक्स क्रेयॉन में काम करें तो आप देखेंगे कि वैक्स क्रेयॉन को अगर आप कपड़े से भी स्मज करने की कोशिश करें तो वो स्मज नहीं होता। ऑयल पेस्टल जो है वो एक हद तक स्मज हो जाता है, लेकिन ये कि उसका होल्ड ड्राई पेस्टल की निस्बत फिर भी बेहतर होता है। मतलब ये कि उसको आप कपड़े से आराम से स्मज कर सकते हैं, शायद वो उंगली से इतने आराम से स्मज ना हो। और ऑयल पेस्टल को भी बाद में फिक्सेटिव लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये मीडियम जो है वो अपने ओन पे भी स्टे कर जाता है। ऑयल पेस्टल में बहुत सी डिफरेंट टेक्निक से काम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक हद तक बाइंडिंग भी मौजूद है और एक हद तक ये स्मज भी हो सकता है। तो इसमें काम करने की एक टेक्निक तो ये है कि आप कलर अप्लाई करके उसके बाद उसके ऊपर मज़ीद कलर अप्लाई करके उस कलर को ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे एक पेंटरली इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। और आपकी सरफेस के ऊपर एक पेस्ट की तरह की लेयर जो है वो इस मीडियम की अप्लाई हो सकती है। इसमें आप आमतौर पे ये करते हैं कि डार्क कलर अप्लाई करने के बाद लाइट कलर से जब आप उसको ब्लेंड करते हैं तो शीट के जितने भी गैप्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं और आपके पास एक इवन लेयर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी जहन में रखना होता है कि ऑयल पेस्टल की बाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। इसलिए अगर आप एक कलर के ऊपर से दूसरे कलर की लेयर लगाते हैं और इस तरह करके आप थिक लेयर्स लगाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपकी लेयर्स आपके नए स्ट्रोक के साथ उतरने लगेंगी। तो कोशिश ये करनी होती है कि शुरू में आप ज़रा हल्के हाथ से रेंडरिंग करें, और जब आप अपने जो डिज़ायर्ड कलर है उसके करीब पहुंच जाएं उस वक्त आप ज़रा थिक कलर करना शुरू करें। क्योंकि अगर आपने बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हुए तो हो सकता है कि आपके स्ट्रोक्स के साथ पहले वाला कलर उतरने लगे। और अगर आपने कलर चेंज करना हो तो उसके लिए आपको पहले अपने पहले से मौजूद लेयर्स को स्क्रैच करना पड़ता है। उसके लिए अक्सर पेस्टल्स के सेट में एक टूल भी मौजूद होता है। अदरवाइज़ आप किसी पेपर कटर वगैरह के साथ सरफेस को स्क्रैच करके उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से लेयर लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल पेस्टल में आप अपने स्ट्रोक्स को स्मज भी कर सकते हैं। अगर आपने स्मजिंग करनी हो तो आप पहले ज़्यादा थिक स्ट्रोक्स नहीं लगाते, क्योंकि वरना जब आप स्मजिंग करेंगे तो क्लम्प्स बनने लगेंगे। तो आप ज़रा हल्के स्ट्रोक्स के साथ काम करते हैं और बाद में उसको आप कपड़े के साथ आराम से स्मज कर सकते हैं। ऑयल पेस्टल में जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको एज इट इज़ भी छोड़ा जा सकता है, और काफ़ी आर्टिस्ट्स ऑयल पेस्टल के इस तरह के स्टाइल में भी काम करते हैं कि जिसमें उनके जो स्ट्रोक्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं और एंड में वो ज़्यादा पेस्टल्स की लेयर लगा के और उसे एक इवन ब्लेंडेड लुक नहीं देते। पेस्टल्स में काम करने के लिए जब आप काम शुरू करते हैं उस वक्त आप जिस कलर का ऑब्जेक्ट बना रहे हों उससे करीब तरीन कोई कलर पिक कर लेते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर पिक ना करें अनलेस के आपका ऑब्जेक्ट है ही बहुत डार्क। कोई मिड टोन देख लें और उसमें जो कलर आपके ऑब्जेक्ट के कलर के थोड़ा थोड़ा करीब हो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा होने की ज़रूरत नहीं है। उस कलर से आप पेंसिल की रेंडरिंग की तरह जहाँ जहाँ
आपको वो कलर नज़र आ रहा है उससे एक रेंडरिंग करते जाएं। और ये बात जहन में रखें कि आपको ऑयल पेस्टल में काम करते हुए कलर मिक्सिंग लाजमी तौर पे करनी होगी। आपके पास जितने भी कलर्स का सेट हो, एग्जैक्ट कलर्स आपको अपने सेट के अंदर नहीं मिलेंगे। अक्सर ऑयल पेस्टल के सेट के अंदर जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा प्योर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि कच्चा कलर है। तो उसको एग्जैक्ट अपने रेफरेंस के कलर के करीब पहुंचाने के लिए आपको उसके अंदर दूसरे कलर्स को मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त आप इनिशियल स्केच कर रहे हैं उस वक्त आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी ड्राइंग के थ्रू स्ट्रक्चर के ज़रा करीब तक पहुंच जाएं। और जिस जिस तरह आपका स्ट्रक्चर बनता जाएगा उसके बाद उसके अंदर आप जो दूसरे कलर्स मौजूद हैं उनको ऐड करना शुरू करेंगे। आप जिस कलर का ऑब्जेक्ट बना रहे हों उस कलर से मिलते जुलते जितने भी कलर्स आपके सेट में मौजूद हैं आप बेशक उन्हें पहले से निकाल के रख लें। और ये चीज़ भी देखें कि आपको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर हल्के हल्के से भी कोई कलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक सरफेस कलर है उसके अलावा हैं, तो उनको भी आप साथ में बाहर निकाल के रख लें। जैसे अगर आप एक ग्रीन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें कहीं कहीं आपको येलो नज़र आएगा, कहीं ब्राउन भी हो सकता है नज़र आए, कहीं ब्लू भी आपको नज़र आ रहा हो सकता है, तो वो कलर्स भी आप साथ में निकाल के रख लें। ऑयल पेस्टल के यूज़ में कलर की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रूशल होती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको एक जगह से अपना कलर रिमूव करके और उधर कोई और कलर अप्लाई करना होता है। मिसाल के तौर पे कहीं ग्रीन को रिमूव करके उसकी जगह अगर ग्रे करना है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपने पहले ग्रीन को न्यूट्रलाइज कैसे करना है ताकि उस ग्रे में वो ग्रीन नज़र ना आ रहा हो। उसके लिए आप ग्रीन के अंदर रेड ऐड करेंगे ताकि उससे ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए। एक दफ़ा ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट हुआ तो उस पर हल्का सा ब्लू ऐड करके आप उसको ग्रेश कर सकते हैं। इस बॉटल में जो लेबल है उसका जो ग्रे कलर है वो वैसे भी थोड़ा ब्राउनिश है, तो सिर्फ रेड ऐड करने के बाद उसमें ब्लू ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अगर ग्रीन को डार्कन करने के लिए उसमें ब्लू यूज़ किया है तो उस ब्लू की वजह से बॉटल अगर ब्लूइश लग रही है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए और उसको दोबारा ग्रीनिश बनाने के लिए उसमें लाइट या अगर डार्क अवेलेबल हो तो येलो यूज़ करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा लाइट्स और डार्क्स को यूज़ किए बगैर जिस वक्त आप मिड टोन्स में काम कर रहे हैं उसी वक्त ही आपकी फॉर्म थोड़ी निकल के आने लगे तो ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि इससे पहले भी ड्राइंग में जो एक कॉमन मिस्टेक होती है वो ये है कि मैक्सिमम लाइट्स और डार्क्स को यूज़ करके एक चीज़ की फॉर्म तो निकल आती है लेकिन वो थ्री डायमेंशनल नहीं लगती। उसमें थ्री डायमेंशनैलिटी लाने के लिए मिडिल टोन्स को अंडरस्टैंड करना और डिफरेंट टोन्स को उनकी करेक्ट टोनल रेंज के अंदर रेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दफ़ा आपको लगे कि मिड टोन्स के अंदर ही आपकी ड्राइंग जो है उसमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो उसके बाद आप उसमें डार्क टोन्स ऐड कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आपने लाइट ऐड करनी है, क्योंकि एक दफ़ा आपने वाइट उसके ऊपर प्लेस कर दिया तो उसके बाद जब भी आप कोई और कलर करेंगे तो फिर आपको वाइट दोबारा से करना पड़ेगा। डार्क्स के लिए हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि बिगिनर लेवल पे आप ब्लैक यूज़ ना करें। आप डिफरेंट डार्क कलर्स को कंबाइन करके उनसे एक न्यूट्रल टोन बनाने की कोशिश करें। जब आप तीनों प्राइमरी कलर्स को कंबाइन करते हैं तो उनसे आपके पास एक न्यूट्रल ग्रे बन जाता है। तो अगर आपके पास डार्क प्राइमरी कलर्स मौजूद हैं तो उससे आप एक ब्लैक के करीब करीब की टोन बना सकते हैं। आम तौर पे डार्क ब्लू के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। ब्राउन में चूँकि बाकी दोनों प्राइमरी कलर्स रेड और येलो मौजूद हैं तो डार्क ब्लू और ब्राउन के साथ एक न्यूट्रल टोन क्रिएट की जाती है।